हर समिट के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज होता है और ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड, 2 जुलाई 2026 को इंडिया और जापान के बीच जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ है ये अगले 10 सालों की स्ट्रेटजी है। इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, डिफेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, क्वाड, इंडो पैसिफिक और सप्लाई चेन, ये सब एक ही डॉक्यूमेंट में क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया और जापान सिर्फ एक दोस्त बनकर रह रहे हैं या फिर एशिया में एक नया पावर आर्किटेक्चर जो है वो तैयार हो? हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इन दिस चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जियोपॉलिटिक्स, इंडिया और जापान रिलेशंस। सबसे पहला सवाल ये है, जापान ही क्यों? अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, रसिया भी है, लेकिन इंडिया बार बार जापान को ही अपना स्पेशल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल पार्टनर क्यों मानता है? अगर इसके जवाब को आपको जानना है तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जापान और इंडिया का जो रिलेशन है वो किसी मिलिट्री अलायंस पर नहीं बने, ये बना है एक ट्रस्ट पे। 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप, 2006 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और अब स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। मतलब हर डिकेड में रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होती गई है। लेकिन 2026 में अर्जेंसी क्यों बढ़ गई? सवाल ये है। 5 साल को देखें तो कोविड ने सप्लाई चेन्स को तोड़ दिया है, रसिया यूक्रेन वॉर ने एनर्जी मार्केट्स को पूरा हिला दिया, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने शिपिंग को रिस्क में डाल दिया है, शॉर्टेज ने कार फैक्ट्रीज तक को भी रोक दी है और एआई रेस ने टेक्नोलॉजी को नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बना दिया है। सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया का जो फोकस है वो काफी बदल गया है। पहले ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी, आज रेजिलियंस की बात होती है। पहले चीपेस्ट सप्लाई चाहिए था और अब एक ट्रस्टेड पार्टनर, और इसीलिए इंडिया और जापान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या ये पार्टनर सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है या इसके पीछे चाइना फैक्टर भी है? ऑफिशियल स्टेटमेंट में किसी कंट्री का नाम लेके कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट रिपीटेडली कुछ फ्रेजेस यूज करता है, जैसे फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स एंड अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन एनी कंट्री। ये सब स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज हैं। इसका मतलब है इंडिया और जापान दोनों एक ऐसे इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं जहां जापान का ट्रेड रूट्स ओपन रहे, जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए फ्री हो और किसी एक कंट्री पर क्रिटिकल सप्लाई चेन्स की एक्सेसिव जो है वो डिपेंडेंस ना रहे। सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की भी है। क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज इंडिया नीड जापान? इंडिया को जापान से क्या मिलता है? कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज, हाई स्पीड रेल, सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन या एआई कोलैबोरेशंस, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट। और जापान को इंडिया से क्या मिलता है? एक ह्यूज मार्केट, स्किल्ड वर्कफोर्स, मैन्युफैक्चरिंग बेस और डेमोक्रेटिक पार्टनर। सो इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने के लिए दोनों कंट्री का जो है एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। आपने पूरा ज्वाइंट स्टेटमेंट देखा हो तो एक बात क्लियर दिखती है, इंडिया और जापान सिर्फ आज के चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो 2035 और 2040 की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन्स, हर सेक्टर में फ्यूचर पावर का फाउंडेशन बनने वाला है। और इसीलिए समिट का नॉर्मल डिप्लोमेटिक जो विजिट है वो नहीं माना जाता। सो एशिया का जो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है वो यहीं से शुरुआत होती है। एपिसोड 2 में हम देखेंगे, हम डिकोड करेंगे कि डिफेंस, एआई और सेमीकंडक्टर्स को पार्टनरशिप का बैकबोन क्यों बनाया गया और इसका इंडिया के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को हेडलाइंस से नहीं, स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें